हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आर एस अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और सबसे पहले मैंने परसेंटेज के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटी सही नहीं आ रही है क्योंकि मैंने उसे खुद भी सुना और उसमें वॉइस प्रॉब्लम में भी आ रहा है कुछ कि वॉइस बहुत उसका कम है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं, और वो बहुत दिन हो गया, पुराना हो गया है, मैं फिर से ये करता हूँ इसको और नंबर सिस्टम से मैं स्टार्ट करूँगा। इसको नंबर सिस्टम से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है मैं आपको बताऊँगा कि नंबर सिस्टम में जैसे कुछ तरीके हैं, कुछ फार्मूले हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि नंबर है क्या, अभी कुछ ऐसा है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप आने वाली जो आगामी भर्ती है एसएससी जीडी की, उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है तो उसे आप 2-3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार उसको आप सॉल्व करके ही जाइए एग्ज़ाम देने से पहले। बहुत से लोग सोचेंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है और पहले से ही क्या तैयारी करना, जब आएगा तब कर लेंगे। तो भाई, जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है, पहले से ही ये सब काम किया जाता है। और ये मैथ है, जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे जितना बेहतर होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका प्रैक्टिस होगा। तो एसएससी जीडी के लिए ही ये मेन तैयारी है। और आप कोई भी अगर ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें आर एस अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सब। और उसमें आपको कोई एक डिजिट या कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपको तरीके पे जाना है। मेन चीज़ है तरीका, वही मुख्य चीज़ है। आपने अगर एक बार तरीका सीख लिया तो आप कहीं भी, कोई भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे आसानी से कर जाएंगे। तो एसएससी जीडी के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप जानते हैं कि उससे आसान कोई भी नौकरी नहीं है। और अभी कोरोना के टाइम में सबने देख ही लिया है कि सरकारी नौकरी का वैल्यू क्या है और प्राइवेट नौकरी का वैल्यू क्या है। और प्राइवेट नौकरी से आप केवल बस जी सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, समय गुजार सकते हैं। जीना तो उसे नहीं कहा जाएगा, आप उसे केवल बस टाइम अपना गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। और जी नहीं सकते हैं, लेकिन उससे आपका काम चल सकता है लेकिन आप उससे जी नहीं सकते हैं प्राइवेट नौकरी से। तो इसलिए, और बहुत से लोगों का होता है, जज्बा होता है कि फोर्स में जाएंगे, होना भी चाहिए, देश के प्रति सेवा होना ही चाहिए अपने मन में। तो इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आपको पता है एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, 4 सब्जेक्ट आते हैं उसमें, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक कर सकते हैं आप, और जीके जीएस रहता है, 25-25 का सब रहता है। वो आपको अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, कब फॉर्म आएगा, और जो भी है उससे रिलेटेड, कितना हाइट होना चाहिए, मेडिकल में क्या होना चाहिए, उस सब रिलेटेड से, और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस सब रिलेटेड मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं अब डिस्कस करूंगा कि आर एस अग्रवाल के जो नंबर सिस्टम है उस चैप्टर का आज से मैं सोल्यूशन करना चालू करूंगा। और इसमें बस थोड़ा थोड़ा करके हम करते जाएंगे। और अगर आपको एकदम भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मैथ, आपने इससे पहले अगर कभी पढ़ा ही नहीं है मैथ, तब भी आप देखेंगे कि एक दिन आपको अच्छे से अच्छा, जो एकदम फंसाने वाला क्वेश्चन है, वो अटकाने वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं उसे संख्या पद्धति, ठीक है, ये संख्या पद्धति। तो इसमें
आप सबसे पहले जानेंगे नंबर्स होते क्या है। नंबर्स, तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, संख्या या नंबर जो भी कहेंगे आप। इंग्लिश में नंबर बोलेंगे, हिंदी में संख्या बोलेंगे। तो नंबर्स ये दो टाइप के होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं और एक दशमलव होते हैं। एक इधर पूर्णांक और एक दशमलव। पूर्णांक और दशमलव। अब दशमलव में कौन से आते हैं और पूर्णांक में कौन से आते हैं, जैसे ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे अब इसमें पूर्णांक में जो आएंगे, ये जो पूरे हों, एकदम पूरे हों, उनको कहीं पॉइंट में नहीं लिखना आपको, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो। जैसे एक, दो, तीन, चार। माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी आप लिख सकते हैं, -2, -3, इस टाइप के। तो ये सब पूर्णांक है, ठीक है। आप चाहिए तो नोट्स बना सकते हैं, मैं एकदम सीक्वेंस वाइज करवाऊंगा आपको। ये जरूरी नहीं जितना बुक में दिया है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में आपको बताऊंगा, ताकि आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन कर सकें। केवल बुक का ही करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको कहीं से भी मिल सकता है। और आप एक दिन अपने आप को चेक कर लीजिएगा, जब ये एक पूरा हो जाएगा। आप यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर कोई भी अगर मॉक टेस्ट लगवाता है तो उसका आप सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें बता देते हैं दशमलव क्या है। दशमलव में जैसे जिसको हम पॉइंट में लिखें, जैसे 3/4 और 10/3, इस टाइप का 100/3, ये भी है। रूट वाला भी होता है, √5, ये सब के हैं। ये सब टाइप के जो हैं, ये सब दशमलव में आते हैं। तो ये आपने जाना कि ये है नंबर। नंबर क्या है, आपने सबसे पहले जाना नंबर क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नंबर आपने सुने होंगे, जैसे संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इन सब टाइप के आपने सुने होंगे। तो मैं इन सब का आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पूर्ण संख्याएं क्या है, ये विषम संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है। तो सम संख्या सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सम संख्या। यहाँ सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो दो से कट जाए। सम में हमको केवल दो ही देखना है, दो से कट जाए या दो का जोड़ा बन जाए। आप यूँ कहो कि उसको हम जोड़ा बना सकते हैं तो वो सम है। जैसे आप इसमें कहेंगे कि दो का भी हम जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। दो तो कट ही जाता है, दो का जोड़ा कैसे बना सकते हैं, दो का एक और एक, दो जोड़ा बना सकते हैं इस तरह से। तो सम संख्याएं कैसी हो जाएंगी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दो से कट जाए, कट जाए। यहाँ एग्जाम्पल के लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ETC, ठीक है। तो ये इस टाइप के हैं, ये सब सम संख्याएं हैं। अब इसमें जीरो भी सम संख्या है, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। जीरो भी सम संख्या है। जीरो क्या है पूछा गया है, जीरो क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो जीरो भी सम है, ठीक है। कैसे सम है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड में, सम कैसे है। आप अगर देखिए, ये दो का सीरीज है, 2, 4, ये सम संख्याओं का मैं सीरीज लिख रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, ये ऐसे बढ़ रहा है। अगर मैं घटाते जाऊँ, अगर यही मैं घटाते जाऊँ, तो देखिए इसमें अब 2 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -4 आएगा। तो ये इसके सीरीज में आ गया ना, 0 इसके सीरीज में आ गया, इसलिए सम संख्या है। 0 भी सम संख्या है। अब
देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब दूसरा देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी मुझे पता है, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके आप बताइए हमें, हम उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देंगे। फिजिकल कैसे तैयारी करना है, कब दौड़ना है, कब नहीं दौड़ना है, पहले ही दौड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, कब दौड़ना है, कब तैयारी करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। कैसे दौड़ना है, 5 किलोमीटर कैसे पूरा होगा। कोई आपका अगर मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है उससे भी रिलेटेड है तो आप उसे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो हम आप उसको सलूशन बताएंगे। हर चीज़, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जैसे कलर विजन वगैरह है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं विषम संख्या क्या है। तो जो संख्याएं 2 से ना कटती हूँ, सम विषम में आपको केवल यही देखना है कि 2 से कटे या ना कटे। तो इसमें आप लिख देंगे कि जो 2 से ना कटती हो, 2 से ना कटती हो। अब 2 से कौन सी नहीं कटती है ये आप सब जानते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, ऐसे ही चले जाएंगे 11, 13, ये सब हैं, ये 2 से नहीं कटती हैं। 1 भी आ जाएगा, शुरू तो 1 से ही होगा। इस तरह से ये विषम संख्याएं हैं। अब देख लेते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि सम विषम क्या है। सम विषम का जब भी बात आएगा आप तुरंत यही देखेंगे 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, या आप ये देखेंगे जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है। बात एक ही है, अगर जोड़ा बन रहा है तो वो सम है, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो विषम है। और इसी तरह से चाहे आप इस तरह से उसको याद रखें कि 2 से कट रहा है तो सम है, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो विषम है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है, मैं ये थोड़ा आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि अभी क्वेश्चन में बता देगा पहली 10 अभाज्य संख्याएं या पहली 10 सम संख्याएं, ऐसा बता देगा तो आप उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे, कहाँ से शुरू करें यही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नंबर सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में नंबर सिस्टम से। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा भाज्य संख्या क्या है, फिर बताऊंगा आपको अभाज्य क्या है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, किसी से भी कट जाए, जो किसी से भी कट जाए, ठीक है। 1 मिनट में आपको सबसे पहले अभाज्य बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाज्य क्या होता है, क्योंकि आप ऐसे बताऊंगा नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 1 से या स्वयं से कटे, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं जो किसी से ना कटे। जैसे अब आप कहेंगे किसी से ना कटे मतलब, जैसे आप देखेंगे 2 किससे कट रहा है, खुद से ही कट रहा है। 2 अगर आप काटेंगे तो 2 एकम 2 होता है या 1 दूनी 2 होता है। तो वही इसीलिए कहा जाता है कि 1 से कटे या स्वयं से कटे। 2 को हम या तो 1 से काट सकते हैं, 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा तो भी 2 ही आएगा, और 2 से भाग देंगे तब भी 2 एकम 2 ही आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2, इस तरह से मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब जैसे आप और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभाज्य संख्या जैसे 3 और 5, 7। अब इसमें 9 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 9 1 से भी कट जाता है,
ठीक है, तो 3 से कट जा रहा है कुल मिला के, ये आप देख रहे हैं। और अभाज्य रहेगा वो किसी से नहीं कटेगी, ये 7 केवल 7 से ही कटेगा, या 1 से तो दुनिया में कोई भी संख्या 1 से तो कट ही जाता है। जो किसी से भी ना कटे वो 1 से कटता है, 1 से हर कोई कटता है। तो एक अब इस तरह से आप याद रखेंगे 1 से सब कटता है, तो जो अपने आप से ही कटे बस, या आप यूँ याद रखेंगे कि जो किसी से ना कटे। अपने आप से कटना भी कोई कटना होता है क्या? ठीक है, अपने आप से कटना कोई कटना नहीं होता है, कोई विभाज्यता नहीं होता है अपने आप से कटना, ये ध्यान रखिएगा। तो जो किसी से ना कटे, जैसे अब ये 7 है, 11 है, 13 है, और इसी तरह 17 है, 19 है, और 21 नहीं होगा क्योंकि 21 कट जाता है, और 22 23 है, ठीक है, 27 है, 27 नहीं 9 से कट जाता है, ये 27 9 त्रिक 27 हो जाता है, 29 है, 29 भी नहीं कटता है किसी से। तो इस तरह से ये सब संख्याएं हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती हैं। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो किसी से ना कटे, या आप इस तरह से लिख सकते हैं जो 1 से कटे, जो 1 से या स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ब्रैकेट में लिख लीजिए किसी से ना कटे, आपको ध्यान रहेगा किसी से ना कटे, तो ये आपको याद रहेगा जो किसी से ना कटे। एग्जाम्पल में आप इसका चाहे तो लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 15 16 नहीं होगा 17, इस तरह से 17 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। आप इसे ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि क्वेश्चन बता देता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, या प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, कुछ भी पूछ लेता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रथम यानी सबसे शुरू कहाँ से होता है, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप पता चले कि 1 से ही शुरू कर देंगे, वो भी अभाज्य है, वो अभाज्य नहीं है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट इस तरह से ऐसे लिखेंगे कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ आप अभाज्य संख्या समझ चुके हैं कि क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाज्य क्या है। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो भाज्य संख्या मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं जो किसी से भी कट जाए, जो किसी से कट जाए, यानी आप किसी से भी काट सकते हैं। अब किसी से ऐसे ही नहीं, जो पहाड़ी में आता होगा उसको काटेंगे, यानी वो खुद से तो कटेगा ही, 1 से तो कटेगा ही, और किसी से कटेगा, वो पक्का है, और किसी से कट जाएगा। जो सम होती हैं लगभग आप इस तरह से मान सकते हैं, जो सम होती हैं वो तो सब होती ही हैं, जो विषम भी होती है, जैसे अभी 9 है वो विषम है लेकिन वो भाज्य है। भाज्य अब इस तरह आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं किसी से भी कट जाए, इतना खाली लिख लीजिए, छोटा ही लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, नहीं तो वो फिर रटने वाला हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी से भी कट जाए, किसी से भी कट जाए। जैसे अब शुरू कहाँ से होता है, जैसे 4 कट जाता है, 6 भी कट जाता है, 8 9 10, ये सब क्या है, ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, कहीं आप सॉरी 2 नहीं 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, कहीं आप 2 समझ बैठे, 2 नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख लीजिएगा नोट करके कि 4
सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ठीक है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आप ये यहाँ पे जान चुके हैं। मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक और आता है परिमेय और अपरिमेय, ये भी आप जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। परिमेय अपरिमेय संख्याएं मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। p/q आप यहाँ पहले लिख लीजिए, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके, ठीक है। अब इसका मतलब आप एग्जाम्पल में 1-2 लिख लीजिएगा, जैसे 5/2, 4/5, यहाँ और लिख लीजिए। जैसे आप 22/7 पाई का मान होता है। अब ये पाई का मान जो होता है ये परिमेय संख्या है। अगर आपको कहीं पाई का मान लिख कर दे दिया जाए कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये आप जान चुके हैं। जिससे आप कोई भी आप लिख सकते हैं। 7/2 हो, 9/2 हो, आप इसे लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, बटे में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा है जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, तो बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ कि आप उसको कभी लिख के देखिएगा कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आप देखिए अपरिमेय संख्या, हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होता है, सेम उसका उल्टा होता है, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। लिखा जा सके। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल में लिख लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। आप एक लाइन में, जैसे नोट्स क्यों बनाया जाता है, एक छोटा ही बनाया जाता है शॉर्ट नोट्स, कि एक बार आप देखें और आपको सब रिवाइज हो जाए। जैसे आप √2 इसको आप क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। √3, √5 इस सबको आप लिख सकते हैं क्या p/q के रूप में, नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पाई का मान मैंने आपको बताया था, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ये एक पॉइंट को, कि पाई जो होता है ये अपरिमेय है। पाई पाई अपरिमेय है, परंतु 22/7 परिमेय है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर पाई है तो वो अपरिमेय है, लेकिन उसका वैल्यू जो है 22/7, ये यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 22/7 ये परिमेय संख्या है। तो आप ये जान चुके हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। तो इससे बेस्ट मैं 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसमें थोड़ा ये हो जाएगा कि आप समझेंगे नहीं ज़्यादा। तो मैं
क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आप क्वेश्चन से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। क्या? पूर्ण संख्या और प्रथम संख्या। प्राथमिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो एक हेडिंग डाल लेंगे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राथमिक संख्या, ये प्राथमिक नहीं, प्राकृत, प्राकृत भी बोलते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या। अच्छा, आपने ये एक चीज सुना होगा कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ये कितने लोग जानते हैं? ये लगभग सब लोग जानते होंगे कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज, अब बहुत से लोग सोचेंगे अगर शून्य की खोज, ये हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे तो जब कोई कहता था कि शून्य की खोज जब आर्यभट्ट ने की, और आर्यभट्ट तो कलयुग के थे, तो बताओ कि सतयुग में रावण के 10 सिर हैं, ये कैसे ज्ञात किया गया? क्योंकि 10 तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है, तो मैं आज ये दूर कर देता हूँ कि ये 10 कैसे लिखा जाता था जब कलयुग में शून्य की खोज की। आप टेबल पहले कैसे लिखा जाता था, इसका मतलब क्या है? शून्य की खोज अगर उन्होंने की, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले टेबल अगर लिखा जाता था 1 से 100 तक गिनती, तो 1 से शुरू किया जाता था, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और ऐसे ऐसे 100 तक ये लिखा जाता था। लेकिन अब आप देखें कहीं भी, आप अगर कहीं देखेंगे ऐसे टेबल लिखा होता है तो वो तो अभी भी 1 से 100 तक ही लिखा रहता है। लेकिन अब पहले 0, फिर 1 2 3 4, तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहले 0 नहीं था, 0 नहीं था, तो 0 क्या है? 0 तो बाद में खोजा गया है। तो 0 से पहले जो खोजा गया है वो तो प्राकृतिक हो नहीं सकता है, क्योंकि प्राकृत का वही है, प्राकृतिक वही है, या प्राकृत वही है जो पहले से ही है, मौजूद है, उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है या कोई टेक्नोलॉजी से नहीं बना हुआ है, वो पहले से ही है। तो पहले से हमारे पास क्या है? 1 2 3, यही तो है पहले से। हम सदियों से यही गिनते आ रहे हैं, सब लोग गिनते आ रहे हैं, 1 2 3 ही गिनते आ रहे हैं। तो जब 0 खोजा गया तब ये पूर्ण नहीं थी, ये संख्याएं पूर्ण नहीं थी, 1 2 3 ये पूर्ण नहीं थी। क्योंकि अगर हमको, अगर मान लीजिए 1 से कम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर 0 नहीं है हमारे पास, आज हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, आज हम लिख सकते हैं 0.25, जो भी है 0.25, 0.0001, ये सब लिख सकते हैं। पहले क्या लिख सकते थे, कैसे लिखते? वही बटे में लिख सकते थे। लेकिन बटे में भी आप लिखेंगे तो ये कैसे आएगा? जब 0 है नहीं तो 0 के बाद वाला कैसे? आप उसे बटे में ही लिख सकते थे, केवल इस तरह से था। तो कहने का मतलब क्या है कि 0 जो है उसकी खोज की आर्यभट्ट ने। तो 0 0 क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया, जब 0 आया तब पूर्ण हुआ गिनती, ठीक है। ये भारत की एक महान खोजों में से एक है कि जब 0 भारत ने दिया दुनिया को, तब लोगों की पूरी गिनती आई है। तो जब आपसे कहा जाएगा पूर्ण संख्या, तो आप 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पूर्ण नहीं थी पहले, जब 0 खोजा गया तब वो पूर्ण हुई है। तब 0 1 2 3 ऐसे ऐसे आप करेंगे जब आपको पूर्ण कहा जाएगा। और प्राकृत संख्या कहाँ से होता है? प्राकृत संख्या 1, प्राकृत मतलब वही जो प्राकृतिक है, किसी ने नहीं खोजा। किसी ने नहीं खोजा, क्या नहीं खोजा? केवल 0 ही तो खोजा गया है, बाकी तो सब पहले से ही था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 2 3 4 इस तरह से ये सब जो है ये प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। आपको माइंड में थोड़ा आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो सबसे पहले नंबरों का योग होगा, नंबर जो होंगे उनका योग होगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि एक, ये क्वेश्चन है, 1 + 2
+3 +4 ऐसे ऐसे करते हुए या 10 तक मान लीजिए हो जाएगा, तो ये कितना होगा। आप पहले सबसे पहले कीजिएगा। इसको जोड़ने का एक तरीका ही अलग है। आप देखिए, जब ये कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है, इसको छोड़िए, आप इसको बाद में, मैंने आपको अभी इसका तरीका कोई बताया ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये सिंपल, ये इतना छोटा मैं इसलिए दे रहा हूँ आपका बेस बनाने के लिए। लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप अगर अभी से बढ़ाएंगे तो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, आपको मैंने अभी बताया। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या यानी 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे 10 तक हो जाएगा। 10 तक 10 संख्याएं हो जाएंगी। आप देख लीजिए, यहाँ मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 6 7 8 9 और ये 10। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या हो गई। प्रथम प्राकृत है, इसमें काल्पनिक वाला हमने नहीं लिया है, मतलब मनुष्य द्वारा जो खोजा गया है उसे हमने नहीं लिया है। अब इसको योग कैसे करेंगे, अब क्या ऐसे जोड़ेंगे 2 1 3 1, तो ये भी तरीका है, आप जोड़ेंगे गलत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में क्या इसी तरह जोड़ेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7, ये तो मतलब क्या बहुत ही हो जाएगा। तो इसका भी तरीका है, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, जब ये बराबर डिफरेंस में हो, आप ये देख रहे हैं, ये जब नंबर बराबर डिफरेंस में हो, जैसे 1 से 1 प्लस हुआ है 2 हुआ है, 2 से प्लस 1 हुआ है 3, फिर प्लस 1 4 हुआ है, फिर प्लस 1 5 6, चाहे 2 बढ़े चाहे 3 बढ़े, बस सब में बराबर बराबर डिफरेंस होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे। पहला, आप एवरेज का किए होंगे कभी, पहला और अंतिम, पहला प्लस अंतिम बटा 2, ये हो गया इसका एवरेज। और एवरेज को, ये एवरेज में मैं आपको और इसको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ से समझेंगे। इस मेथड से आप पूरा एवरेज खत्म कर देंगे, संख्याओं का योग खत्म कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जगह पे आप यूज होगा इसका, इस फार्मूले का। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये आप ये समझ सकते हैं, ट्रिक ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रथम प्राकृतिक 10 संख्याओं का योग कैसे, कि ये जो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, और इतना हुआ, और गुणा करना पड़ेगा आपको। कितना से गुणा करना पड़ेगा, आप कितने संख्याओं का ये योग कर रहे हैं, आपको उससे ही गुणा करना पड़ेगा। कितने का कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 10, नहीं तो आप इसको गिनेंगे। आप जो करना है वो कीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए कि 10 प्राकृत का कर रहे हैं, तो ये 10 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 5, 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 55। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, 55 ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करवा देते हैं उसके बाद में। जैसे यहाँ कहते कि मान लीजिए प्रथम 10 प्राकृत ना कहकर प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। आप क्या करेंगे, पूर्ण कहाँ से होगा, आप ये देखिएगा। पूर्ण शुरू से जब स्टार्ट करेंगे तभी पूर्ण होगा। 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, ये कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नहीं पता चले 1000 दे दिया तो प्रथम 1000 संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का योग कैसे होगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, जब उसने 10 कहा तब कहाँ पे हो गया, 9 पे ही ख़त्म हो गया 10। आप इसको गिनेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 संख्या हो गया। ये 10 तक और 10 संख्या में बहुत फ़र्क है, आप उसको ध्यान से देखिए। बहुत से लोग देखते नहीं हैं, 10 तक का रहता है तो 10 संख्या का लगा के आ जाते हैं, 10 संख्या का रहता है 10 तक का लगा के आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या हो गई। इसका भी योग ऐसे करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और फिर जितनी संख्याएं हैं उतने का गुणा। ये चाहे आप ट्रिक समझ लीजिए, चाहे एक तरीका समझ लीजिए, चाहे आप कोई फार्मूला समझ लीजिए, जो समझना है आपको समझ लीजिए, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। और आप एग्ज़ाम में अगर आपको फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, तरीका लगाना पड़ेगा। हालांकि ट्रिक अगर आपको मैं बताने जाऊँगा तो हर क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन है सबका अलग अलग ट्रिक है। तो आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप ट्रिक सीख बहुत लेंगे लेकिन आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आ पाएगा। तो ऐसा ट्रिक क्या करना जो मेन टाइम पे काम ही ना आए। ठीक है, ऐसा ट्रिक हमें नहीं करना है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्स्ट और लास्ट 0 + 9 बटा 2। ठीक है, और गुणा कितने से करेंगे, जितनी संख्याएं हैं। ये कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। ये रहा 10, 10 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 बटा 2 गुणे 10, 2 से 5 बार, तो ये हो गया 45 आंसर। ये आंसर हो गया 45। अब इसमें और एक चीज़ देख सकते हैं आप, चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, नहीं इसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही हो जाएगा। ये आप इन दोनों संख्याओं के बीच का ले सकते हैं। देखिए 4 और 5 के बीच का 4.5 हो जाएगा, और उससे गुणा कर दीजिए जितनी टोटल संख्याएं हैं। बीच का ही एवरेज होता है हमेशा। ये देखिए टोटल संख्याएं कितनी हैं इसमें, मैंने कहाँ तक लिखा है, 1 से 9 तक लिखा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 इधर का निकाल दिए, 1, 2, 3, 4, 4 इधर का निकाल दिए, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या इधर के निकाल दीजिए। अब यहाँ अगर कोई एक होता बीच में, तो एक तो कोई है नहीं, एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच क्या होगा, 4 और 5 का बीचों बीच 4.5। अब इस 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो इसका 10 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। ठीक है, चाहे इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आप अपने अपने कॉन्सेप्ट से कीजिए। इस तरह से आप इसको समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप बुक लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस ही मांगता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में मैं आप क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, जो भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे आ जाऊंगा, फिर मैं वो करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छी तरह से इसी तरह से काम करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।